प्रधानमंत्री ने देश में निर्मित 3 अग्रणी युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर राष्ट्र को किए समर्पित। कहा, विस्तारवाद नहीं विकासवाद है भारत की नीति। मुख्यमंत्री ने रोहतक में स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा की प्रतिमा का किया अनावरण। सादगी, त्याग और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर एमडीयू में चेयर स्थापित करने की घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में नारायणगढ़ शुगर मिल की समीक्षा बैठक की। प्रदेश के अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट स्थापित करने के दिए निर्देश। और प्रदेश सरकार द्वारा महाराजा सूरजमल की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर भारतीय जाट विकास मंच ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जताया आभार। कहा, भावी पीढ़ी में पैदा होगा देशभक्ति का जज्बा। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 अग्रणी युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर आयोजित समारोह में पीएम ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर का जलावतरण किया। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और परीक्षीकृत विध्वंसकों में से एक है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है और ये पहला एआई सक्षम भारतीय नौसैनिक जहाज भी है। वहीं आईएनएस नीलगिरी समुद्र में लंबे वक्त तक रहने और स्थिर युक्त उनकी सुविधाओं से लैस है, जबकि आईएनएस वागशीर पनडुब्बी निर्मित में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता की एक मिसाल है। इसमें पानी के अंदर या सतह पर एक ही समय में दुश्मन पर घातक हमला करने की क्षमता है। जलावतरण समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और एक सबमरीन एक साथ कमीशन किया जा रहा है। पीएम ने इस पर गर्व जताया कि ये भारत में ही बने हैं। आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सबका साथ सबका विकास की भारत की नीति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूरे क्षेत्र की रक्षा और सुरक्षा को अपना दायित्व समझते हैं। पीएम ने वैश्विक सुरक्षा और वित्तीय व्यवस्था के लिए भारत जैसे मैरीटाइम देश की एक बड़ी भूमिका बताई। ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को एंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट्स सुरक्षित हो। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। देश की एकता और अखंडता के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के सम्मान में आज पूरा देश 77वां भारतीय सेना दिवस मना रहा है। सेना दिवस उन वीर जवानों के बलिदान को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये दिन सेना के साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। ये उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना की अहम भूमिका है। देश की प्रगति और समृद्धि के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में सैनिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। इस मौके पर देश उन सभी वीर सैनिकों को नमन करता है जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस पर देश के साहसी सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार विभिन्न सुधारों और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करके सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
शुभ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना देश के हर नागरिक के गर्व और विश्वास का प्रतीक है। सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की 2 नई रिजर्व बटालियन बनाने को मंजूरी दी है। इससे बटालियनों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 15 हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि नई बटालियन में विभिन्न रैंकों के लगभग 1025 सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे और इसका नेतृत्व वरिष्ठ कमांडेंट स्तर पर अधिकारी करेगा। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित तत्काल भर्ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई बटालियन महत्वपूर्ण होगी। मंत्रालय ने कहा कि रिजर्व बटालियन में विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक में स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता पंडित श्रीराम शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा ने आज़ादी के संघर्ष में अपनी अहम भूमिका निभाई और स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जीवन सादगी, त्याग और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण है। उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के तौर पर देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में भी अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। सीएम ने कहा कि संविधान पर्व के दौरान संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऐसे महापुरुषों को याद किया जा रहा है। पंडित श्रीराम शर्मा की यह प्रतिमा उनके आदर्शों और मूल्य का प्रतीक है, जो युवाओं को प्रेरणा देगी। देशभक्त, सम्मानित राजनेता, प्रखर लेखक, समाज सुधारक, शिक्षा प्रेमी, सबसे बढ़ करके वो गांधीवादी भी थे। यह प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं है, यह उनके जीवन के उन आदर्शों का, मूल्यों का प्रतीक है जिनके बल पर उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया था। ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा उनकी याद को तो ताजा रखेगी, साथ ही हमारी नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों और उनके जीवन मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों से सीख लेने की प्रेरणा भी यह हमें देती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। वह देश प्रदेश की सेवा करने वाले सच्चे देशभक्त थे। हरियाणा विकास समिति के अध्यक्ष रहते उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की, उसके आधार पर हरियाणा के अलग राज्य की मांग को बल मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं करते हुए कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर MDU रोहतक में चेयर स्थापित की जाएगी और एक संस्था का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। इस प्रतिमा स्थल पर 30 फीट का तिरंगा लगाकर इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने इस पार्क के लिए 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। यहाँ पर चेयर स्थापित होगी, उसकी व्यवस्था आप कर लेंगे, वो अपने अरविंद शर्मा जी को मालूम है। कहीं ना कहीं पंडित श्री राम शर्मा जी के हरियाणा प्रदेश के अंदर उनके नाम से इस संस्था के नाम का नामकरण करेंगे। 30 फुट ऊंचा यहाँ पर तिरंगा लगवाया जाएगा, इसका सौंदर्यीकरण भी करवाया जाएगा और फुहारा भी वहां जो इसमें लिखा गया लगवाया जाएगा, यह भी काम करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में नारायणगढ़ शुगर मिल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने कहा कि कैथल सहकारी चीनी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना का कार्य शुरू किया जा चुका है, जिसमें बायोगैस की ब्रिकेट बनाकर हरियाणा के थर्मल पावर प्लांटों तथा अन्य उपभोक्ताओं को विक्रय किया जा रहा है। इससे चीनी मिल की वित्तीय स्थिति में भी काफी सुधार आया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसी तर्ज पर प्रदेश की अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना की जाए। इससे चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार आ सकेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने राज्य में सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों एवं किसानों के हित में उठाए जा रहे कदमों एवं सहकारी चीनी मिलों की कार्यकुशलता में लगातार सुधार पर खुशी जाहिर की। सीएम को बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान पेराई सत्र 2024-25 में 13 जनवरी तक शुगर फेड से संबंधित सभी सहकारी चीनी मिलों ने कुल 113.56
लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करते हुए औसत चीनी रिकवरी 8.7% के साथ 9.18 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है। पिछले पेराई सत्र 2023-24 में रोहतक, सोनीपत, जींद, पलवल, महम, कैथल और गोहाना सहकारी चीनी मिलों ने लगभग 7.14 लाख क्विंटल बायोगैस की बचत करते हुए 1630.31 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया था। बैठक में शुगरफेड के चेयरमैन धर्मबीर सिंह डागर ने भी चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सुझाव दिए। हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर भारतीय जाट विकास मंच ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा व राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का आभार प्रकट किया है। इसको लेकर आज जाट धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जाट विकास मंच के प्रधान डॉक्टर राजेंद्र कड़वासरा ने कहा कि गत 24 दिसंबर को महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में गांव फूलका में आयोजित कार्यक्रम में हमने मुख्यमंत्री के समक्ष महाराजा सूरजमल की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग रखी थी। हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री ने हमारी ये मांग पूरी की है। जल्द ही हमारा प्रतिनिधि मंडल आभार प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस मांग को पूरा करने पर न केवल हरियाणा में साथ साथ राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी खुशी की लहर है। हमें विभिन्न राज्यों से लोगों के फोन आए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट किया है। महाराजा सूरजमल की जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होने से आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा, जिससे अच्छे राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी। कोई भी आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई बड़ा कहीं धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने स्वीकार किया है। आगे बढ़ के अगर सरकार ने सम्मान किया है तो समाज का भी नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे भले इंसान का जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं और पूरी हरियाणा सरकार का अभिनंदन होना चाहिए। ये प्रयास शुरू हो चुके हैं। राजस्थान से, पंजाब से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और जम्मू कश्मीर और गुजरात से भी हमारे पास मैसेज और फोन आए हैं कि आप आइए, यहाँ बैठ के हम व्यवस्था करते हैं और वहाँ की सरकारों से मांग करेंगे। तो ये तो पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ समाज है और जहाँ जहाँ महाराजा सूरजमल जी का कम से कम हम ये निवेदन तो जरूर करेंगे, जहाँ जहाँ महाराजा सूरजमल जी का राज्य रहा और आज बिहार से लेके और हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में तो उनका नाम आना ही चाहिए। धन्ना भगत जी ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र घणघस ने कहा कि महाराजा सूरजमल का इतिहास करीब 400 सालों से अंधेरे में रहा, लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनकी जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करवाकर एक बहुत बड़ा नायाब काम किया है। जीवनी जो है उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि हर कोई बच्चा उसको पढ़ सके। और महाराजा सूरजमल जी का एक जीवन ऐसा रहा है कि उसको जो पढ़ेगा उसको नेचुरली बात है कि उसको प्रेरणा मिलेगी, देशभक्ति का उसमें जज्बा पैदा होगा। हरियाणा सरकार का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने केवल 10-12 दिन के अंदर ही हमारी मांग को जो है पूरा कर दिया और हमें तब पता चला जब हमारे पास पत्र आ गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक जापानी डेलीगेशन से मुलाकात की और हरियाणा में लगाए जा रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव अरुण गुप्ता व विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने व विदेशी निवेशकों की मदद के लिए विदेश सहयोग विभाग स्थापित किया गया है। अनेक बड़ी कंपनियां आज हरियाणा में अपने प्रोजेक्ट लगाने की इच्छुक हैं। सरकार ने निवेशकों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर व कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिसके चलते आज गुरुग्राम सहित एनसीआर रीजन में अनेक नामी कंपनियां निवेश करने की इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सभी प्रकार की जरूरी सुविधाएं अब एक छत के नीचे उपलब्ध हो रही हैं। इसी के चलते हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। वहीं डेलीगेशन ने बताया कि जापानी कंपनी TDK सोहाना में बड़ा प्लांट लगा रही है। इससे न केवल युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा, बल्कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार फतेहाबाद जिले के गांव भरपूर में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त मनदीप कौर, पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी के साथ जिले के अनेकों अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान गांव भरपूर व आसपास के ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि अन्य समस्याओं का जल्द समाधान करने का
आश्वासन दिया गया। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि रात्रि प्रवास के तहत ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए गांव में समाधान शिविर लगाया गया, जिसमें आवास योजना, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य 60 समस्याएं उनके सामने आई, जिनमें से अधिकतर का निपटान कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने कहा कि रतिया क्षेत्र में नशे के विरुद्ध बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और जो शिकायत है गंदे पानी की निकासी है, 1-2 जनों की बिजली के बिल का इशू है, अभी तक तो यही है। ये पेंशन वाले केसेस भी हैं, एक आयुष्मान कार्ड बनाने का केस। ये 20-20 साल पुराने जो कंप्लेंट से मैंने पढ़ा, उनके 20-20 साल पुराना घर था। अब पोर्टल खुलता है और 80-80 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो सबको मिलते हैं। अगर अप्लाई करो तो हो सकता है इन लोगों ने अप्लाई ना किया हो कि हम एक बार दोबारा से चल जाए। और जैसे ही पोर्टल खुलेगा तो मैंने उस पर एप्लीकेशन पे ही लिख दिया है कि डीडब्ल्यू साहब खुद कांटेक्ट करके इनका अप्लाई करवा देंगे। सारे प्रकार के कदम हम उठा रहे हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि पिछले वर्ष जो रजिस्ट्रेशन की टोटल एनडीपीएस की वो 24 और 23 में बराबर थी, टोटल केसेस जो हमारे दर्ज हुए हैं। लेकिन जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हमने दर्ज किए वो 2023 में हमने 17 दर्ज किए थे, तो 2024 में हमने 25 दर्ज किए हैं। तो आप देखेंगे कि उस नंबर में काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ है, ऑलमोस्ट 50% का इंक्रीज़ है। तो हम लोग फोकस ही कर रहे हैं इस बात पे कि जो ड्रग्स की जो बड़ी सप्लाई है, जो बड़ी खेप है, उसको हम पकड़ें ताकि जो ड्रग का सप्लाई चेन है उसको हम ब्रेक कर सकें। ठीकरी पहरे के आदेश हमने रिक्वेस्ट करी थी डीसी मैडम को, तो उन्होंने सारी पंचायतों को आदेश दिए थे ठीकरी पहरा लगाने के। तो ये ठीकरी पहरे लग भी रहे हैं और इससे बहुत ही एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सिविल अस्पताल झज्जर में स्थापित हुए जन औषधि केंद्र, डिजिटल एक्सरे सिस्टम एवं ब्लड बैंक, ओटी एवं लैब के सुदृढ़ीकरण और बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल में डेंटल इम्प्लांट सेंटर एवं लैब, ओटी सुदृढ़ीकरण का शुभारंभ किया। इसके अलावा एडवांस लाइफ सपोर्ट सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कल 5 एम्बुलेंस में 2 जिला झज्जर, 2 जिला नूंह व 1 जिला गुरुग्राम को मिली है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्टेट CSR ट्रस्ट के सहयोग से जिले में बेहतर सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। CSR के तहत APCPL तथा पावर ग्रिड इंडिया द्वारा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जो सहयोग मिला है, इसके लिए सभी को तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग HMPV वायरस को लेकर पूरी तरह से सजग है। फिलहाल देशवासियों को आशंकित होने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। लक्षण प्रतीत होते ही तुरंत अपना चेकअप अवश्य कराएं और वायरस से बचाव के लिए अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जरूर बोलना चाहूँगी आज के दिन कि आप प्लीज़ भयभीत ना होएं। 4 ही केस अभी तक आए हैं, मगर ये नहीं कहूँगी कि नहीं फैलेगा, मगर आप भयभीत ना होएं, इसका इलाज हो सकता है। और आज के दिन देखो सर्दी भी चल रही है और सर्दी के चलते चलते जुकाम और खांसी होना लाजमी होता है। और अगर आपको लगे कि आपकी खांसी छाती तक जा रही है, जैसे निमोनिया में वो बहुत ही ज़्यादा बलगम बनने चलती है, तो आप अपने बलगम का टेस्ट ज़रूर करवाएं। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से परेशान हैं। अब वो बदलाव के रूप में भाजपा की ओर देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी विधायक सीएम के साथ 7 फरवरी को महाकुंभ में जाएंगे। लोग आज के दिन आम आदमी पार्टी से बहुत ही थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि एक नया और अच्छा चेंज आए, और उसके लिए वो सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही देख रहे हैं। 7 तारीख को हम 7 तारीख को जा रहे हैं। पूरे हरियाणा के सभी जो भी MLAs हैं, CM साहब हमें ले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल पानीपत के काला अंब में शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पर शौर्य स्मारक समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले वर्ष इस कार्यक्रम को हरियाणा सरकार और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त तत्वावधान से आयोजित किया जाएगा। इसमें सम्मिलित होने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी आग्रह किया जाएगा। काला अंब स्थल परिसर में महाराजा शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पानीपत की भूमि वीरों की भूमि है जो वीरता और एकता का संदेश देती है। यहीं से मराठों को एकता में रहने का सूत्र मिला। मराठों ने वीरता दिखाते हुए मंदिरों, आस्था स्थलों, पूजा स्थलों को तोड़ने वाले आक्रांताओं को सबक सिखाते हुए पुनः हिंदुस्तान में भगवे की स्थापना की। मराठा संकुचित भावना को छोड़ देव, देश और धर्म के लिए लड़े। पानीपत की भूमि मराठों वीरों के रक्त से संचित भूमि है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो नारा दिया वो तभी पूरा होगा जब जात पात के भेदभाव को भूलकर सारे हिंदुस्तानी एक होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी इस भूमि में होनी चाहिए। इसके लिए भी हम महाराष्ट्र सरकार की ओर से पूर्ण रूप से उसके लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। हमारे भारत में पानीपत की लड़ाई के बाद हमको यही सीखना होगा। हमको जाति, प्रांत, भाषा के भेद भुलाकर हम समूचे हिंदुस्तानी एक हैं, हम सारे भारतीय एक हैं। इस प्रकार की भूमिका को रखते हुए देश का दुश्मन कौन है इसको समझते हुए अगर हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का नारा दिया है, जो स्वप्न देखा है, उस स्वप्न को हम एक कर पाएंगे, उस स्वप्न को हम पूर्ण कर पाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर वीरों और योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। हम सबको उनको याद रखना जरूरी है। ताकत एकता और संकल्प में होती है। मराठों ने सिखाया कि भारत को एकजुट होकर देश की एकता और सम्मान को बनाए रखना है। भारत के वीर एक शौर्य गाथा थीम पर आधारित हुसैनीवाला बॉर्डर से दिल्ली जाने वाली साइकिल रैली का आज अंबाला सैनिक विश्राम गृह पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान एनसीसी के कई अधिकारी मौजूद थे। ये रैली जगह जगह लोगों को देशभक्ति का संदेश दे रही है। एनसीसी निदेशालय हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ द्वारा आयोजित इस रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, साहस और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। एनसीसी अंबाला के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर विकास राव शंडेलिया ने बताया कि ये रैली नई दिल्ली तक कुल 700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रैली में एनसीसी कैडेटों सहित कुल 25 प्रतिभागी शामिल हैं। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक योद्धाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता के बाद की लड़ाइयों में शामिल वीरों को समर्पित है। रैली का समापन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठित रैली में होगा, जो राष्ट्र के 76वें गणतंत्र दिवस के उत्सव में एक मील का पत्थर साबित होगी। की लड़ाई में अंबाला में ही सारी शुरुआत हुई थी और इसके बाद ये लोग कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में जाएंगे, जहाँ पर ब्रह्म सरोवर में इनका प्रोग्राम तय है। और इसके बाद कुंजपुरा में जो सैनिक स्कूल है वहाँ पर भी जाएंगे ये लोग। और इसके आगे पानीपत, जहाँ पे जो तीनों लड़ाइयाँ हुई थी उसका वहाँ पे जो जगह है काला आम, वहाँ पे जो पुराना मंदिर है वहाँ पे और जो म्यूजियम है वो वहाँ पे इनके पूरा वहाँ का प्रोग्राम बना हुआ है। इनका मेन एम है कि किस तरह से जो हमारे शूरवीर हैं, भारत के शूरवीर, चाहे वो आज़ादी से पहले के हों या आज़ादी के बाद के, उनसे किस तरह से प्रेरणा लेके हम अपने यूथ को किस तरह से आगे बढ़ने के लिए और देश के लिए काम करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं और एकजुट होकर काम कर सकते हैं। रैली में भाग ले रहे कैडेट और साइकिल चालकों ने बताया कि हम राष्ट्रीय गौरव और एकता को उजागर करते हुए रास्ते में विभिन्न स्मारकों पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। रास्ते में नुक्कड़ नाटक और गीत जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से देशभक्ति का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और एडीजी चंडीगढ़ के द्वारा इनको शुरू किया गया था। उसके बाद हम अगले दिन जो है खेमकरण पहुंचे, जहां पर हमने शहीद अब्दुल हमीद जो है, जो परमवीर चक्र हमारे विजेता है, उनको हमने श्रद्धांजलि देते हुए हम अगले दिन जो है अमृतसर पहुंचे। अमृतसर हमने जो है बाघा बॉर्डर देखा और वहाँ पे जलियांवाला बाग जो हमारा हिस्टोरिकल प्लेस है। हमने एक नुक्कड़ नाटक भी प्रिपेयर करा है। हम जहाँ पे भी जाते हैं हम वो नाटक का प्रदर्शन करते हैं, जिसका टाइटल है भारत के वीर एक शौर्य गाथा, जिसमें हम गांधी जी, नेहरू जी और जितने भी हमारे शूरवीर हुए हैं, राजगुरु सुखदेव जी, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह और जितने भी हमारे वॉर हीरोज है, परमवीर चक्र जैसे विक्रम बत्रा जी, उनके बारे में बताते हैं और उनकी कहानियां शेयर करते हैं। आज हम यहाँ अंबाला में पहुंचे हैं और इसके बाद हम अपनी अगली जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ निकल जाएंगे। तो टोटल 700 किलोमीटर का ये सफर जो है, 700 किलोमीटर से ज्यादा सफर होगा जो ये कैडेट्स हैं ये सफर तय करेंगे और उसके बाद ये रैली जो है जो वो डीजी एनसीसी कैंपस में जाकर समाप्त होगी।
15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आगामी 25 जनवरी को पंचकूला के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दिन नागरिकों को मताधिकार का प्रयोग करने के संबंध में शपथ भी दिलाई जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल मतदान केंद्र के स्तर से लेकर ब्लॉक, विधानसभा क्षेत्र, जिला और राज्य स्तर तक पूरे देश में मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में मतदाता के रूप में शामिल करवाने के लिए जनसाधारण के बीच जागरूकता फैलाना है। साथ ही इसका उद्देश्य विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के सहयोग से स्कूली और कॉलेज छात्रों द्वारा खंड, जिला और राज्य स्तर पर रंगोली बनाने, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिताओं, रैलियों, परेड टुकड़ियों, नुक्कड़ नाटक आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देना भी है। इसके दौरान सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थान में वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम की थीम के साथ वाद विवाद, चर्चा और ड्राइंग, स्किट, गीत, पेंटिंग, निबंध आदि जैसी प्रतियोगिताओं का संचालन करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में काशी तमिल संगमम के तीसरे चरण और KTS पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष काशी तमिल संगमम 15 से 24 फरवरी तक मनाया जाएगा। 10 दिवसीय इस कार्यक्रम में 1200 प्रतिनिधि, शिल्पकार और नव प्रवर्तक शामिल होंगे। इस वर्ष का विषय सिद्ध चिकित्सा पद्धति और राष्ट्रीय तमिल साहित्य में ऋषि अगस्त्य के महत्वपूर्ण योगदान पर आधारित है। इस संस्करण में 5 श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 1000 लोग इसमें भाग लेंगे। इसमें विद्यार्थी, शिक्षक, किसान और शिल्पकार, पेशेवर और छोटे उद्यमी, महिलाएं और शोधकर्ता शामिल होंगे। इसके अलावा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 200 तमिल विद्यार्थियों का एक समूह भी वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा में भाग लेगा। फरवरी की 10 दिन की अवधि रहेगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू होगा। इसकी मुख्य कार्यक्रम स्थल काशी के नमो घाट, अयोध्या पिछले वर्षों की भांति भी प्रतिनिधि जाएंगे और प्रयागराज भी जाएंगे। लेकिन इस बार की विशेषता ये होने वाला है, प्रयागराज में कुंभ हो रहा है। इस बार काशी तमिल संगमम कुंभ की बैकग्राउंड पे होगा, कुंभ की अंदर होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। योजना के तहत 100 वर्ग गज के प्लॉट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को फ्लैट या प्लॉट आवंटन के लिए दी जाने वाली राशि को बैंकों के माध्यम से फाइनेंस करवाए जाने की सुविधा भी हो, ताकि एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था न होने की स्थिति में कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में बताया गया कि योजनाओं के तहत प्रदेश में ऐसे सभी पात्र परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है जिनके पास अपने स्वयं के घर बनाने के लिए जमीन अथवा फ्लैट नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक लोगों ने 100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया है और सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द ही विभिन्न चरणों में प्लॉट मिलेंगे। इसी प्रकार योजना के तहत महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में रहने वाले लोगों ने प्लॉट के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए तथा फ्लैट्स के लिए 1,38,000 लोगों ने आवेदन किया है। इसमें से 15,256 को गत वर्ष प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जारी किए जा चुके हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को जमाबंदी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के तहत संपत्तियों के निर्बाध पंजीकरण की सुविधा मिलती है। ये एकीकरण संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करता है। सीएम ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को परिवार पहचान पत्र के साथ भी लिंक किया जाए, ताकि भविष्य में योजनाओं का और बेहतर क्रियान्वयन हो। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने मीडिया से सरकारी नियंत्रण की धारणा को खारिज किया। 5 जनवरी की 78वीं वर्षगांठ पर आयोजित नींव को
और उड़ान कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम सरकार से संबंधित खबर को पूरी प्रामाणिकता और बिना किसी दबाव के साथ जनता तक पहुंचाते हैं। और आकाशवाणी को एक एक्सेस जरूर है सरकार के लिए, और उस एक्सेस का लाभ उठाते हुए जो सरकार से संबंधित खबरें हैं वो हम जरूर जनता तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि इतने दिनों में कभी हमको ऐसा बताया गया हो कि आप ये खबर चलाओ, ये खबर ना चलाओ, या ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब चाहे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के मामले में हो, चाहे डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में हो, मुझे तो या मेरी टीम को कभी भी जो है वो इस तरीके का कोई कहीं से दबाव नहीं है कि आप ऐसा करिए। तो समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।